साहसी भाई जौनपुर के ठाकुर राघवेंद्र प्रताप बहुत ही सज्जन, दयालु, परोपकारी पुरुष थे। उनकी अर्धांगिनी दिव्या भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाली थी। राघवेंद्र प्रताप के पास लगभग 60-65 बीघे पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर बहुत ही अच्छी फसल उगती थी। समझिए कि उनकी खेती एकदम सोना उगलती थी। संतान के नाम पर राघवेंद्र प्रताप के पास केवल दो पुत्र वीरेंद्र प्रताप और धीरेन्द्र प्रताप ही थे। वीरेंद्र प्रताप बड़े थे और धीरेन्द्र प्रताप छोटे। राघवेंद्र प्रताप के पास कोई पुत्री न थी। छोटा और सुखी परिवार था। इलाके में राघवेंद्र प्रताप का बहुत नाम था। लोग उनकी बड़ी कद्र करते थे। राघवेंद्र प्रताप ने वीरेंद्र प्रताप का विवाह बनारस में शिवेंद्र सिंह की पुत्री मीनाक्षी से और धीरेन्द्र प्रताप का विवाह प्रतापगढ़ में गजेंद्र सिंह की पुत्री दिव्या से की। विवाह के बाद वीरेंद्र प्रताप की पत्नी मीनाक्षी ने दो पुत्रों को जन्म दिया और धीरेन्द्र प्रताप की पत्नी दिव्या ने एक पुत्र तथा एक पुत्री को जन्म दिया। राघवेंद्र प्रताप पति पत्नी काफी उम्र के और बूढ़े हो चले थे। वे अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे। 3 पुत्रों और एक पुत्री का मुंह देखने के पश्चात उन्होंने बारी बारी अपनी आंखें बंद कर ली। वे इस संसार को छोड़कर चले गए। उनके मरने के बाद वीरेंद्र प्रताप और धीरेन्द्र प्रताप एक साथ न रह सके। दोनों का विचार अलग अलग था, इसलिए वे भी अलग अलग हो गए। वीरेंद्र प्रताप की युवावस्था से ही स्त्रियों के प्रति बहुत गहरी आसक्ति थी। वह बहुत ही मनचले और आशिक मिजाज पुरुष थे। वह संयमी, सज्जन और उदार पत्नी भक्त कदापि न थे। उनकी निगाह में पत्नी का स्थान एक नौकरानी से अधिक कुछ भी न था। वह अपनी सुंदर, सुशील और सुभाषिनी अर्धांगिनी से तनिक भी संतुष्ट न थे। 2 पुत्रों का बाप होने पर भी उनकी नजर में मीनाक्षी की कोई कदर न थी। भी पराई औरत के लिए उनके दिल में बहुत जगह थी। अपनी पत्नी मीनाक्षी के अलावा वह हर स्त्री को गिरी हुई नजर से देखते थे। उनकी भार्या मीनाक्षी उनके लिए कोई भी मायने न रखती थी। काली हो या गोरी, छोटी हो या मोटी, वह उसे अपने दिल की रानी समझ बैठते थे। वह उसे पाने को ललायित हो उठते थे। वह इतने दिल फेंक इंसान थे कि पराई औरत को देखते ही उसके मन में तरह तरह के सपने आने लगते थे। वह उसे तत्काल यथासंभव पाने को आतुर हो उठते थे। उनके लिए वह अपना कीमती से कीमती वस्तु भी न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। कोई भी मनचली बाहरी स्त्री उनके दिलो दिमाग पर छा जाती, यह उनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। उनकी इस आदत को उनकी पत्नी मीनाक्षी को फूटी आंख भी न भाती थी। आए दिन उनमें खटपट होती रहती थी। कभी कभी तो घर में महाभारत भी मच जाता था। उसकी आपसी कलह से धीरेन्द्र प्रताप और उसकी पत्नी दिव्या भी बहुत परेशान रहते थे। एक बात और, वीरेंद्र प्रताप बड़े होकर भी बड़े ही अय्याश, आलसी और कामचोर थे। कोई काम करना उन्हें पसंद न था। वह कोई काम करने से हमेशा बचते थे। माँ बाप जब भी उनसे कोई काम करने को कहते तो वह बहाना करके जी चुराकर बच निकलते थे। वह सदैव यही कहकर रह जाते, अभी हो जाएगा, अरे तनिक धैर्य रखिए, अभी कर लूंगा। वही दूसरी ओर धीरेन्द्र प्रताप अपने पिताजी की तरह बहुत ही संयमी, उदार और धार्मिक विचार के धनी पुरुष थे। वह अपने अग्रज वीरेंद्र प्रताप के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थे। उनके मन में किसी अन्य स्त्री के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति न थी। वह पराई महिलाओं को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। यह उनकी सबसे बड़ी खासियत। धीरेन्द्र प्रताप अपनी पत्नी को अर्धांगिनी जीवन संगिनी मानते थे। वह उसे नौकरानी नहीं बल्कि गृह स्वामिनी समझते थे। वह अपनी अर्धांगिनी दिव्या से पूर्णतः संतुष्ट थे। वह उसकी बड़ी कद्र करते थे। किसी बाहरी स्त्री को वह दूसरे की मानत समझते थे। ऐसी स्त्रियों के प्रति उनके दिल में किसी भी तरह की कोई दुर्भावना न थी। कोई सुंदर से सुंदर ललना भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित न कर सकती थी। धीरेन्द्र प्रताप यथा नाम तथा गुण बहुत ही धैर्यवान, सहनशील और समझदार थे। वह बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और नेमी व्यक्ति थे। वह अत्यंत परिश्रमी और अपना काम खुद करने वाले पुरुष थे। वह किसी काम से कभी जी नहीं चुराते थे। वह अपने हर काम की निगरानी खुद करते, कभी दूसरों के भरोसे न रहते थे। वह सुबह से शाम तक अपने काम पर जुटे रहते थे। अगर उनके माँ बाप कोई काम सौंप देते तो वह उसे तुरंत पूरा करके ही मानते। वह कभी भूल कर भी नानुकार न करते। पति पत्नी के बीच बहुत ही अनुपम माधुर्य था।
कभी भूल कर भी उनके बीच किसी प्रकार की तकरार न होती थी। उनकी माधुर्यता दूसरों के लिए अनुकरणीय थी। यही कारण था अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वीरेंद्र प्रताप और धीरेंद्र प्रताप दोनों भाई एक दूसरे से अलग अलग हो गए। उनके अलग होते ही उनकी खेती बाड़ी भी आधी आधी बट गई। वीरेंद्र प्रताप आलसी और सुस्त थे ही, अतएव अपना सारा काम मजदूरों से कराते, वह उनके ही सहारे पड़े रहते। जितनी जमीन वीरेंद्र प्रताप के पास थी उतनी ही जमीन धीरेंद्र प्रताप के पास भी थी, लेकिन जितनी उपज धीरेंद्र प्रताप के खेतों में होती उतनी वीरेंद्र प्रताप के खेतों में कभी न होती। अपने परिश्रम के बल पर धीरेंद्र प्रताप छोटे होकर भी प्रगति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, तो वही वीरेंद्र प्रताप बड़े होकर भी अपनी बुरी लत के कारण पतन के मार्ग पर निरंतर अग्रसर थे। वीरेंद्र प्रताप से जब यह सहन नहीं हुआ तो उन्होंने शहर में जाकर कोई नौकरी करने को ठान लिया। एक दिन उन्होंने रेलगाड़ी का टिकट कटाया और जौनपुर से सीधे मुंबई जा पहुंचे। वहां उनके कुछ परिचित लोग पहले से ही काम धंधा कर रहे थे। उन्होंने वीरेंद्र प्रताप को भी काम दिलवा दिया। वह उनके पास पहुंच गए। मुंबई जाकर वीरेंद्र प्रताप अपनी बीवी बच्चों को भूल गए। उन्होंने फिर कभी उनका नाम भी न लिया, न कोई चिट्ठी, न कोई तार। मानो उन्होंने उनसे सदा के लिए मुंह मोड़ लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साथ अपने दोनों प्रिय पुत्रों को भी त्याग दिया। वीरेंद्र प्रताप दिलफेक और मन चले थे ही एक दिन टहलते घूमते वह मुंबई सेंट्रल के पास कामटीपुरा में चले गए। कामटीपुरा मुंबई का एक अत्यंत बदनाम मोहल्ला है। वहाँ वेश्याओं के चलके और कोटे चलते हैं। वहाँ बाजारू महिलाओं के बाजार सजते हैं और वहाँ खुलेआम इज्जत नीलाम होती है। पहले दिन वीरेंद्र प्रताप ने इधर उधर का कुछ तमाशा देखा और वापस आ गए, मगर वहां का हसीन दृश्य उसके मन मस्तिष्क पर छा गया। वह उसे कदापि भुला न सके। वह बाजार वीरेंद्र प्रताप जैसे मनचलों की काम पिपासा शांत करने के लिए सजता है। वहां कुछ ललाएं अपनी मर्जी से आती है तो कुछ विवश करके लाई जाती है। हालांकि सच यह है कि ऐसे स्थानों पर अपने स्वेच्छा से कोई भी महिला नहीं आती है। अपने आप आने वाली स्त्री भी कहीं न कहीं कोई गहरा जख्म खाई होती है। उसे वहां आने के लिए मजबूर किया जाता है। वहां आई हुई अभागन जब इसे अपनी नियत मानकर चुप हो जाती है और उसका विरोध खत्म हो जाता है, तब उसे अपनी मर्जी से लाई हुई बता दिया जाता है, जबकि उसके लिए कहीं न कहीं पुरुष समाज ही जिम्मेदार है। इसके बावजूद यह काम सदियों से हमारे समाज में होता चला आ रहा है। इस दलदल में फंसी औरतों ने पुनरुद्धार के अब सभी रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। उनकी खबर लेने वाला अब कोई नहीं है। गरीब से गरीब और निर्धन से निर्धन स्वाभिमानी महिला भी ऐसे नरकमय जगह अपनी इच्छा से जाने का कतई नहीं ले सकती। यह एक ऐसा बाजार होता है जहां एक बार जाने पर मनुष्य बार बार जाना चाहता है। वह चाहते हुए भी उससे मुक्त नहीं हो सकता है। वहां जाकर व्यक्ति हर हाल में हारता ही है। वह उसकी चकाचौंध में खोकर रह जाता है। वीरेंद्र प्रताप के दिल पर कामटीपुरा का सुंदर दृश्य छाया हुआ ही था। अंतत अवसर मिलते ही वह एक दिन फिर वहां जा दमके। वहां उनकी मुलाकात एक अत्यंत खूबसूरत कंचन कामिनी मोहिनी से हो गई। उससे मिलते ही उसने धैर्य का सारा बंधन टूट गया और उसके साथ आलिंगनबद्ध हो गए। उनकी सारी गर्मी शांत हो गई। इसके बाद वह उससे बार बार मिलने लगे और भावोवेश में आकर अनायासी अपने बारे में उसे सब कुछ बताने लगे। मोहिनी सच में इतनी चालाक थी कि अपने जाल में स्वतः आकर फंसने वाले शिकार को पहचानते तनिक भी देर न लगी। वीरेंद्र प्रताप ने उसे अपनी जमीन जायदाद के विषय में भी बता दिया। इससे वह बिल्कुल समझ गई कि शिकार करने आया शिकारी अब स्वयं ही शिकार बन गया है। यह मेरे रूप जाल में उलझ कर रह गया है। यह अब मुझे दिल से चाहने लगा है। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही चुका है तब इसे इसकी असली औकात बता देना जरूरी है। एक दिन मौका देकर मोहिनी ने वीरेंद्र प्रताप से कहा, जब आपको अपनी बीवी बच्चों के साथ कोई अपनापन और लगाव नहीं है तब वहां की जमीन को बेच क्यों नहीं देते? जब अपने पास पैसा हो जाएगा तो हम दोनों कहीं एक मकान लेकर पति पत्नी के रूप में आराम से वहीं रहेंगे। इस तरह जहालत भरी जिंदगी से मैं अब ऊब चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ
कि अब आप मेरे उद्धार करें। यहाँ बार बार आने से आपको भी फुर्सत मिल जाएगी। मोहिनी की यह सलाह वीरेंद्र प्रताप के मन भा गई। उन्होंने हंसकर कहा, तब ठीक है, अब ऐसा ही होगा। जब तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है तो ऐसा ही सही। तुम्हारी बात में वाकई दम है। जब तुम हमारे लिए इतना कर सकती हो तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? अब तुम चुपचाप मेरी दिलेरी देखो। मैं 1 हफ्ते के अंदर ही कुछ खेत बेचकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वीरेंद्र प्रताप की अक्ल घास चरने चली गई। एक दिन उन्होंने गाड़ी का टिकट कटाया और अपने गांव पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों से अपने मन के भावों को छुपाकर कहा, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, परंतु मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए कुछ खेत बेचने पड़ेंगे। उनकी पत्नी मीनाक्षी बेचारी क्या कहती? उसकी तो सारी खुशी अपने पतिदेव की खुशी में ही थी, किंतु उसने यह बात चुपके से अपने देवर धीरेन्द्र प्रताप और देवरानी दिव्या को बता दी। धीरेन्द्र प्रताप पति पत्नी बहुत सुलझे हुए इंसान थे। मीनाक्षी की बात सुनकर उन्होंने बस इतना ही कहा, इन महाशय को अभी रोकने टोकने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो करना चाहते हैं शौक से करने दीजिए। खेत बेचना चाहते हैं तो इन्हें बेचने दीजिए। रोकने से बात बिगड़ेगी और इससे कोई फायदा भी न होगा। यह समझाने से मानने वाले नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है, किसी पराये आदमी के पास हमारे खेत नहीं जाने चाहिए। इतने पैसे मैं दूंगा और खेत भी मैं ही लिखवाऊंगा। मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि हमारी जमीन किसी और के नाम हो जाए। घर की चीज घर में ही रहे, इसी में समझदारी है। इस प्रकार वीरेंद्र प्रताप ने अपने हिस्से के 5 बीघे खेत अपने अनुज के नाम कर दिया। उसका सारा पैसा लेकर वह फिर मुंबई रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने सारा पैसा मोहिनी पर लुटा दिया। कुछ ही दिन में उस रकम को मौज मस्ती में खर्च करके वह फिर गांव आ गए और 5 बीघे खेत पुनः बेच दिया। इस प्रकार वह अपनी सारी जमीन बेचते गए और धीरेन्द्र प्रताप खरीदते गए। धीरे धीरे जब उनके सारे खेत बिक गए और पैसा खत्म हो गया तो मोहिनी ने उन्हें लात मार दिया। उसने पलक झपकते ही उन्हें ठोकर मार दी। आखिर वह एक कंचन कामिनी थी। जब तक दौलत मिलती रही तब तक वीरेंद्र प्रताप उसके लिए एक देव थे। धन खत्म होते ही उसकी नजरें एकदम बदल गई और वह उनसे दूर जाने लगी। जब अति हो गई तो एक दिन उसने उनसे यहाँ तक कह दिया कि शरीर में खून न हो तो कटमल भी नहीं काटता है। यह प्रेम का बाजार नहीं है, यह पैसे का बाजार है। यह प्रेम पैसों से खरीदा जाता है। अब तुम्हारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हारी गुलामगिरी करती फिरूं? यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना ठीक न होगा। बुढ़ापे में तुम्हारी हड्डी पसली सब टूट जाएगी। मरता क्या न करता। अपना कोई वश न चलते देखकर वीरेंद्र प्रताप चटपटा उठे। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें काटो तो खून भी न निकले। अपनी करनी पर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन अब पछताने से कोई लाभ नहीं था। अब तो सारा खेत चिड़िया चुग चुकी थी। उनकी सारी दौलत इश्क के बाजार में सरेआम लुट चुकी थी। उनकी बुद्धि सचमुच उनसे दूर चली गई थी। न सब कुछ लूटकर वह भिखारी बन चुके थे। आखिरकार मजबूर होकर वीरेंद्र प्रताप ने अपनी दाढ़ी जटा बढ़ाकर साधु का रूप धारण कर लिया। वह कुछ दिनों तक इधर उधर भटकते रहे और फिर हार थक कर गांव का रुख कर लिए। बुढ़ापे में बिल्कुल खाली हाथ जब वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंचे तो उन्होंने जानबूझकर पहचानने से इनकार कर दिया। वीरेंद्र प्रताप को जब सच में बहुत पछतावा हो रहा था, उन्होंने वीरेंद्र प्रताप से हाथ जोड़कर कहा, भाई, यद्यपि मैं माफ करने के लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। हो सके तो मुझे माफ करना। तुम मियाँ बीवी ने मेरी पत्नी और बच्चों को पाला पोसा है, इसका मैं आभारी और ऋणी रहूंगा। धीरेन्द्र प्रताप ने 1 सप्ताह तक वीरेंद्र प्रताप को अपनी बीवी बच्चों से मिलने नहीं दिया। यह देखकर वीरेंद्र प्रताप को बड़ा ताज्जुब हो रहा था। ऐसा होने से पहले धीरेन्द्र प्रताप अपने बड़े भाई के विचारों और कर्मों से पूर्णतः अस्वस्थ हो जाना चाहते थे कि यह वास्तव में सुधर गए हैं या फिर कोई नया गच्चा देने का इरादा है। जब एक बार कोई इंसान किसी को अप्रत्याशित धोखा दे देता है तो वह उसके प्रति एकदम चौकन्ना हो जाता है। उसे न जाने क्यों बार बार यही लगता है कि यह
व्यक्ति अभी भी धोखा दे सकता है। मानव स्वभाव के अनुसार धीरेन्द्र प्रताप भी बिल्कुल आज सजा होकर वीरेंद्र प्रताप का इम्तिहान ले लेना चाहते थे। एक सप्ताह बाद वीरेंद्र प्रताप ने धीरेन्द्र प्रताप से कहा, भैया मैं अपने जीवन में बड़ा गुनाह किया है। अपना सब कुछ बेचकर मैंने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब पर और अधिक बोझ न बनकर संन्यास ले लूं और घर बार हमेशा के लिए त्याग दो। यही मेरा पश्चाताप होगा, वरना तुम लोगों की तो बात ही दूर है, मैं अपने आप को खुद भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। यह सुनना था कि धीरेन्द्र प्रताप ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब मेरे कर्म मेरे साथ है, आपके कर्म आपके साथ है। आपने जो कुछ भी किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और अब रही बात आपकी बर्बादी की, तो उसके जिम्मेदार आप खुद है, उसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। अगर आपको उस समय कोई रोकता तो आप किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं थे। आपने भाभी जी और बच्चों को तो सड़क पर लाने का पूरा इंतजाम कर ही दिया था। अब जान बचाकर पलायन पर उतर आए हैं। मनुष्य को मुसीबत से घबराकर इस तरह पलायन करना शोभा नहीं देती है। आपने अभी तक भी परेशानियों से लड़ना नहीं सीखा। कष्टों से बचकर भागना कायरता है। इससे आपको मुक्ति कदापि न मिलेगी। मेरी मानिए तो आप कहीं और मत जाइए, यही रहकर घर द्वार देखिए और अपना कामकाज संभालिए। यह सुनते ही वीरेंद्र प्रताप ने उदास होकर कहा, अब यहाँ मेरे करने के लिए काम ही कौन सा बचा है? जो था उसे मैं पहले ही गवा चुका हूँ। तब वीरेंद्र प्रताप ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, काम कभी समाप्त नहीं होता है। कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। सारा का सारा काम अभी जो का त्यो अधूरी पड़ा है। चारों बच्चों का विवाह वगैरह भी अभी होना है। बेटी के लिए दामाद ढूंढना है। यह सुनना था कि वीरेंद्र प्रताप ने झट कहा, लेकिन अब जब मेरे पास रत्ती भर भी जमीन नहीं है तो यह सब काम मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा? तब धीरेन्द्र प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, इसकी चिंता आप मत कीजिए, अभी हमारे पास काफी जमीन है। मनुष्य के दिल में जगह हो तो जमीन की कमी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। यह सुनकर वीरेंद्र प्रताप बिल्कुल अधीर होकर बोले, भाई तुम सचमुच महान हो। अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसा ही हो। मुझे आज तुम पर बहुत गर्व है। मैं तुम्हारे उपकार को जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। अंततः जब धीरेन्द्र प्रताप आश्वस्त हो गए, मेरे बड़े भाई सच में बदल गए और अपने किए पर इन्हें वास्तव में पछतावा हो रहा है, तो उन्होंने उनसे कहा, भाई साहब आपने अपने हिस्से की खेतीबाड़ी बेची जरूर, लेकिन मैंने उसे नहीं बिकने दी। आपको जो पैसे मिलते रहे वह मैं अपने ओर से आपको देता रहा। आपकी जमीन आज भी पूरी की पूरी मेरे पास सुरक्षित है। मैंने बड़ी मेहनत से उसे बचाकर रखा है। आपका कुछ भी नहीं बिका है। यह सुनना था कि वीरेंद्र प्रताप अकस्मात भाव विवल हो गए और धीरेन्द्र प्रताप का पैर छूकर माफी मांगने आगे बढ़े, पर उन पर नजर पड़ते ही धीरेन्द्र प्रताप ने उन्हें रोक लिया। अपने छोटे भाई की उदारता, सहनशीलता और दानवीरता देखकर वीरेंद्र प्रताप के नेत्रों से झरझर आंसू निकलने लगे।